पिछला क्लास में हम लोग देखे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, और फिर हमने बताया था कि रिलेशन में से ही कोई रिलेशन फंक्शन भी हो सकता है। फंक्शन का अपना कंडीशन है, फंक्शन के कंडीशन को जो रिलेशन सेटिस्फाई कर देगा वो रिलेशन फंक्शन हो जाएगा, है कि नहीं। तो थोड़ा हम लोग फंक्शन का डिफिनीशन पहले लिख लेते हैं, तो देखते हैं क्या है फंक्शन का डिफिनीशन। लेट ए एंड बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, बी टू नॉन एम्प्टी सेट and if be a relation from A to B। देखो रिलेशन कहाँ से कहाँ है बताना जरूरी होता है। कोई रिलेशन फ्रॉम A to B which associate each element of set A with unique element of set B, then the relation F is called a function। अब देखो फंक्शन इज रिटेन एज F A to B and read as function F from। तो ये लिखने का तरीका है, फंक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग, F from A to B। इसको पढ़ते क्या है, फंक्शन F from A to B। तो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो ए और बी क्या है, दो सेट है, दो सेट है, और सेट कैसा है, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी मतलब सेट खाली नहीं है, उसमें कुछ होना चाहिए। तो ए और बी दो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। अब होता क्या है, एफ क्या है, एफ एक रिलेशन। लास्ट क्लास में हमने रिलेशन को R1 R2 नाम दिया था, उसी तरह से एफ नाम दिया है। एफ क्या है, एक रिलेशन है। कहाँ से कहाँ है रिलेशन, ए से बी में है रिलेशन। और वह रिलेशन करता क्या है, एफ क्या है, एक रिलेशन है ए से बी में, और वो एफ करता क्या है, विच एसोसिएट। रिलेशन एफ एसोसिएट करता है किसको, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये दो इंपॉर्टेंट है रे बाबू, अंडरलाइन कर लेना, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये दो कंडीशन है फंक्शन का। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का मतलब क्या हो गया, सेट ए का हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट मतलब ए में जितना भी है सारा का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, एसोसिएटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एसोसिएटेड किसके साथ, विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, यूनिक मतलब किसी एक के साथ। तो ए का हर एक एलिमेंट बी में किसी एक मतलब सिर्फ और सिर्फ एक के साथ कनेक्ट करेगा, तो देन द रिलेशन एफ, तब इस रिलेशन एफ को क्या बोलेंगे, फंक्शन। फंक्शन को लिखने का तरीका है फ्रॉम ए टू बी। देखो फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड मैप और मैपिंग। फंक्शन इज also called map और
मैपिंग। तो फिर से समझेंगे, ये भी डू सेट है और एफ क्या है, एक रिलेशन है। और एफ करता क्या है, ए के एलिमेंट को बी के साथ एसोसिएट करता है, कई से ए के हर एक एलिमेंट को एसोसिएट करेगा, मतलब ए में एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। जितना एलिमेंट ए में होगा सबका सब एसोसिएटेड होगा। और किसके साथ, बी के यूनिक, मतलब बी में सिर्फ और सिर्फ एक के साथ, बी में किसी एक के साथ ही कनेक्ट हो सकता है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। मतलब ये जो रिलेशन था ये फंक्शन बन जाएगा। थोड़ा सा फिगर से हम लोग एरो डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। 4 डायग्राम हम लोग बनाएंगे। पहला, ये सेट ए है, मान लो सेट बी है, और मान लो ए से बी को हमने एफ नाम दिया है। मान लो इसमें 1 2 3 4 है, ए बी सी डी है, 1 का 2 का 3 का। अब देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो पहला कंडीशन क्या है, इच एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए में जितना होगा सबका कनेक्शन जरूरी है। सेट ए में देखो कौन कौन है, 1 2 3 4, सबका कनेक्शन है क्या, 4 बचा हुआ है। 1 का कनेक्शन ए के साथ है, 2 का बी के साथ है, 3 का भी बी के साथ है, 4 का किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, किसी के साथ एसोसिएशन नहीं है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं हो सकता है। तो मतलब सेट ए में जो भी होगा सबको कनेक्ट करना पड़ेगा, सबको एसोसिएट करना पड़ेगा। ए में खाली कुछ भी नहीं बचना चाहिए, ए में खाली कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अगर फंक्शन ए टू बी है, रिलेशन अगर ए टू बी है, तो ए में खाली कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो चलो दूसरा बना लेते हैं। ए से बी की तरफ कनेक्शन 1 2 3 4, ए बी सी डी। मान लो 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, और मान लो 4 का भी सी से ही कर दिया, 4 का भी सी से ही कर दिया। अब जरा ध्यान दो, कहता क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो सेट ए में कितना एलिमेंट है, सेट ए में 4 गो एलिमेंट है, सेट ए में 4 गो एलिमेंट है, 1 2 3 4। और सेट बी में कितना एलिमेंट है, 4 गो एलिमेंट है। 1 का ए के साथ कनेक्शन है, 2 का बी के साथ है, 3 का सी के साथ है, 4 का भी सी के साथ है। सेट ए के हर एक एलिमेंट का कनेक्शन है क्या, है। तो कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हुआ। कंडीशन नंबर 2 देखेंगे थोड़ी देर बाद। तीसरा फिगर, एफ है सेट ए सेट बी, वन का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 2 का सी के साथ, 3 का डी के साथ। और चौथा देखते हैं, अब देखो सबसे पहले चारों के लिए, चारों एग्जाम्पल के लिए कंडीशन नंबर 1 चेक कर लेंगे। 1 सेटिस्फाई करेगा तो 2 चेक करेंगे। कंडीशन 1 सिंपली क्या कहता है, ए में जितना भी होगा सबका कनेक्शन जरूरी है, मतलब ए में जितना भी होगा सबका एसोसिएशन चाहिए। ए में 1 2 3 4 है, 1 2 3 का एसोसिएशन है, 4 का नहीं। तो पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, फंक्शन ना होगा। इसमें देखो 4 गो है, चारों एरो मतलब एसोसिएशन, एरो किसको दिखा रहा है, एसोसिएशन को, तो चारों एसोसिएटेड है। तो ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन हम नहीं चेक किए हैं, बट ये हो सकता है, इसको छोड़ते हैं। फिर इसमें आ जाते हैं ए बी। अब जरा ध्यान से देखो, इसको भी कनेक्ट कर ही देते हैं, 4 को मान लो डी के साथ कर दिया। इसमें 1 2 3 4 चारों का कनेक्शन है क्या, है। तो ये भी फंक्शन हो सकता है पहला कंडीशन के हिसाब से। दूसरा अभी चेक नहीं किए, दूसरा अभी चेक करेंगे। इसमें देखो चारों का चारों कनेक्टेड है, तो ये भी फंक्शन हो सकता है पहला कंडीशन के हिसाब से। दूसरा अभी चेक नहीं किए, दूसरा करेंगे।
तो ये तो पहला ही कंडीशन में खत्म हो गया, तो ये फंक्शन तो होगा नहीं। अब इसको देखते हैं, दूसरा कंडीशन क्या कहता है, सेट ए का कोई एक एलिमेंट बी में किसी एक के साथ भी कनेक्शन में हो सकता है। तो देखते हैं, सेट ए का एलिमेंट है 1, किसके साथ कनेक्शन में है, ए के साथ, और किसी के साथ है क्या, नहीं, मतलब ए किसी एक के साथ है, ठीक। 2 किसके साथ कनेक्शन में है, बी के साथ, 2 किसी और के साथ भी है क्या, नहीं। 3 किसके साथ है, सी के साथ, 3 किसी और के साथ भी है क्या, नहीं। 3 किसी और के साथ होगा, 3 से और एरो निकलता, नहीं निकलता, नहीं निकला। फिर 4 देखते हैं, 4 किसके साथ है कनेक्शन में, सी के साथ, 4 किसी और के साथ भी है क्या, नहीं है। अगर होता तो 4 से और एरो निकलता, है कि नहीं। तो ये कंडीशन 1 भी सेटिस्फाई किया, कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, सेट बी में वो एलिमेंट है डी जो किसी के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। तो देख रहे हो आप, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए के साथ ईच एलिमेंट सेट बी के साथ कहीं है क्या, तो मतलब सेट बी में एलिमेंट बच भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए में बचना नहीं चाहिए, ए में बचना नहीं चाहिए। अगर ए से बी के हमारा रिलेशन, अगर फंक्शन हमारा ए से बी होना है तो ए में बचना नहीं चाहिए। बी में बचा तो भी ठीक, नहीं बचा तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसमें आ जाए, चारों कनेक्शन में था, ठीक है, एक एलिमेंट हो गया। दूसरा कंडीशन, 1 किसके साथ कनेक्शन में है, ए के साथ, 1 किसी और के साथ भी है क्या है, बी के साथ, मतलब 1 का कनेक्शन ए के साथ भी हो गया, 1 का कनेक्शन बी के साथ भी हो गया। स्टेटमेंट क्या बोलता है, ईच एलिमेंट ऑफ ए बी में यूनिक, मतलब किसी एक के साथ कनेक्शन हो सकता है। तो 1 अगर ए के साथ हो गया तो बी के साथ नहीं हो सकता है, मतलब 1 को इस चारों में से सिर्फ और सिर्फ किसी एक के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, 2 के साथ नहीं कर सकते, 3 के साथ नहीं कर सकते, 4 के साथ नहीं कर सकते, सिर्फ एक के साथ होना है। 1 अगर ए से हो चुका है तो किसी और के साथ कभी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या है, 1 ए के साथ भी है, 1 बी के साथ भी है। तो ये फंक्शन हमारा कंडीशन नंबर 2 से कट गया, नहीं हुआ। अब इसमें देखते हैं, चारों कनेक्टेड है क्या है। अब जरा ध्यान से देखो, 1 किसके साथ है, ए के साथ, किसी और के साथ है क्या 1, 2 किसके साथ, बी के साथ, किसी और के साथ 2 है क्या, नहीं। होता तो 2 से और एरो निकल जाता। 3 किसके साथ है, सी के साथ, किसी और के साथ नहीं, होता तो एक और एरो निकलता। 4 किसके साथ, बी के साथ, और किसी के साथ नहीं, अगर होता तो यहाँ से एक और एरो निकलता। तो देखो, सिंपल सिंपल बात समझ लो, ए में जितना भी होगा सबका कनेक्शन, सबका एसोसिएशन जरूरी है, कोई बचना नहीं चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, ए के एलिमेंट से डाइवर्जिंग एरो, मतलब एक से ज्यादा एरो आप नहीं निकाल सकते हो। बी में जाके कन्वर्ज आप कर सकते हो, लेकिन ए में डाइवर्जिंग एरो नहीं चलेगा, मतलब ए के किसी एलिमेंट से 2 गो या 3 गो एरो आप नहीं निकाल सकते हो। तो मतलब ए का कोई एक एलिमेंट होगा, उसके लिए बी में एक गो कनेक्शन होना चाहिए, उससे ज्यादा कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों हमारा फंक्शन हो गया, और ये हमारा फंक्शन नहीं हुआ। तो ये 2 कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार के इसी में अंडरलाइन कर लेंगे, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ए में खाली नहीं बचना चाहिए कुछ भी, और ए से इसके वो एरो निकलेगा, मतलब इसमें कोई एलिमेंट है तो उसके लिए बी में कोई एक वो रिश्तेदार होने वाला है, 2 गो 3 गो 4 गो रिश्तेदार एक किसी एक के लिए संभव नहीं। तो ये है हमारा फंक्शन का बेसिक डिफिनीशन, और ये है हमारा कंडीशन। लिख लो, थोड़ा ऊपर अब मिटाएंगे। अब जब हमारा फंक्शन हो गया, हमारा जब फंक्शन हो गया तो उसमें कुछ हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं। मान लो यही फिगर, ये फंक्शन है ही नहीं, ये फंक्शन है ही, जो फंक्शन है नहीं उसके लिए फंक्शन का कोई प्रॉपर्टी यूज ही नहीं कर सकते हैं। तो फंक्शन कौन हुआ, 2 हुआ और 4 हुआ। मान लो फिगर 2 नंबर फिर से यहाँ बना लेते हैं। कैसा है फिगर 2 हमारा, थोड़ा सुंदर बनाते हैं। अब
इसकी कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करने वाले हैं। तो ये फंक्शन हमारा हो चुका है सेट ए से बी की तरफ। फंक्शन को एफ से नाम दिए 1 2 3 4 ए बी सी डी। 1 का कनेक्शन ए के साथ है, 2 का सेम फिगर है, 3 का सी से और 4 का भी सी से। अब यहाँ पे कुछ चीज हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। तो देखो पहला चीज डोमेन। अगर फंक्शन हो गया तब डिफाइन करेंगे, ये सब फंक्शन नहीं है तो ये सब डिफाइन भी नहीं होगा। डोमेन को डीएफ से डिनोट करते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन। देखो डोमेन का एक और नाम है क्या, प्री इमेज। और डोमेन होता क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अब सीधे सेट ए बोल दो, सेट ए ही हमारा क्या कहलाता है, डोमेन। फंक्शन अगर ए से बी की तरफ है तो पूरा का पूरा सेट ए हमारा क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। तो अगर सेट फॉर्म में लिखा जाए तो 1 2 3 4 क्या हो गया हमारा, डोमेन हो गया। 1 2 3 4 सेट के अंदर क्या हो गया हमारा, डोमेन हो गया। डोमेन को डीएफ से डिनोट करते हैं। डोमेन का एक और नाम क्या है, प्री इमेज। प्री इमेज देखो ऐसा इमेज, इधर वाला इमेज, इधर वाला प्री इमेज। दूसरा रेंज। रेंज मतलब आर एफ से भी रेंज को हम लोग बोलते हैं इमेज। इमेज इमेज मतलब इसका इमेज ए, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज सी और 4 का इमेज भी सी। पहले ही बताए थे। इसमें से डाइवर्जिंग इसमें से कन्वर्जिंग एरो निकल सकता है, डाइवर्जिंग नहीं निकल सकता है। मतलब डाइवर्जिंग मतलब देखो डी होता है डाइवर्जिंग, एक जगह से 2 3 को निकलना है तो कहते हैं डाइवर्ज। एक जगह पे जाकर मिलना इसको बोलते हैं कन्वर्ज। तो बी में एरो जाकर कन्वर्ज कर सकता है, लेकिन ए में डाइवर्जिंग नहीं होना चाहिए। डाइवर्जिंग कौन था, ये वाला केस नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज हम लोग देखते हैं कौन होता है। देखो रेंज का नाम हम लोग इमेज दिए हैं, तो 1 का इमेज ए है, 2 का बी है, 3 का भी सी, 4 का भी सी। जरा ध्यान दो, इसमें 2 का इसमें 1 हो सकता है, इसमें 3 का इसमें 1 हो सकता है, इसमें 4 का इसमें 1 हो सकता है, लेकिन इसमें 1 का इसमें 2 नहीं होगा। दोनों अलग अलग बात है। इसमें 2 का इसमें 1 चलेगा, इसमें 3 का इसमें 1 चलेगा, लेकिन इसमें 1 का इसमें 2 नहीं चलेगा, इसमें 1 का इसमें 3 नहीं चलेगा। ठीक है, रेंज आर एफ इमेज। इमेज मतलब इस चारों किसके किसके साथ कनेक्टेड है वही इमेज हो जाएगा। तो इमेज का मतलब हो गया सेट ऑफ एसोसिएटेड एलिमेंट, एसोसिएटेड एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी का वो सारा एलिमेंट जो एसोसिएशन है। तो देखो ए एसोसिएशन में है, बी भी एसोसिएशन में, सी भी एसोसिएशन में है, डी ऐसे ही मिलना पड़ा हुआ है, खाली है। तो डी हमारा रेंज नहीं हो सकता है। रेंज में सिर्फ वही सब होगा जो एसोसिएटेड है, मतलब ए बी एंड सी मिलके हमारा क्या दे देगा, रेंज दे देगा। और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है कोडोमेन। कोडोमेन भी बड़ा आसान है। कोडोमेन को सी डी एफ नाम दे सकते हैं। और कोडोमेन कुछ नहीं है, फिर से पूरा का पूरा सेट बी, पूरा का पूरा सेट बी कनेक्शन में है कि नहीं है तो मतलब नहीं है। पूरा का पूरा सेट बी हमारा क्या कहलाता है, कोडोमेन। जरा ध्यान रखेंगे, डोमेन को जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो x का वैल्यू होगा उसको डोमेन बोलेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम रेंज मतलब y के वैल्यू को हम लोग रेंज बोलेंगे। तो क्वेश्चन x y में होता है तो a के एलिमेंट्स को हम लोग x से डिनोट करेंगे
और बी का वैसा एलिमेंट जो एसोसिएशन में है उसको वाई से डिनोट करेंगे। तो जब भी हमें क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा क्या डोमेन, तो हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे? एक्स का पॉसिबल वैल्यू। और जब रेंज निकालना होगा तो क्या निकालेंगे? वाई का पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे। तो इसको लिख लो थोड़ा सा और फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है। तो देखो ये डिफिनीशन था, यहाँ तक तो हम लोगों को मान लो कि राजी बेराजी थोड़ा सा करना ही है, करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? निकालना है रेंज, क्या होता है रेंज पता तो होना चाहिए। नहीं, देखो रेंज और कोडोमेन में एक बात है, यहाँ पे रेंज कोडोमेन का ही एक हिस्सा है। रेंज कोडोमेन का ही एक हिस्सा है। रेंज का एलिमेंट सेट बी में ही आता है, लेकिन एसोसिएशन वाला। इसको सेट फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो रेंज होता है वो सबसेट होता है को डोमेन का। मतलब रेंज कभी भी कोडोमेन से बाहर नहीं जा सकता, होगा तो इसी का हिस्सा। तो रेंज या तो कोडोमेन के बराबर, ज्यादा से ज्यादा बराबर मान लो, इसलिए नहीं होता, तो इस केस में रेंज कोडोमेन बराबर हो जाता है। या रेंज जब भी होगा तो कोडोमेन से छोटा होगा एलिमेंट के हिसाब, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट के हिसाब। तो इतना तो देखते हैं हम लोग डोमेन निकालना सीखेंगे हम लोग, हाउ टू फाइंड डोमेन। तो इसमें हमने हेडिंग डाला डोमेन के, मतलब कुछ बेसिक बात है जो हमें पता होना जरूरी है। तो देखते हैं क्या होता है। पहला, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे मान लो कहीं भी y बराबर रूट अंडर x मिला, देखो यहाँ क्या होता है आपको पता है, 1/2 पावर स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। यहाँ पे 1/4 भी अगर हो जाए, 1/6 भी हो जाए, तो इसको बोलते हैं इवन रूट। इवन रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब x पे पावर हाफ, x पे पावर 1/4, x पे पावर 1/6, ठीक है। इसको ऐसा तो लिख सकते हैं ना, x के पावर हाफ। सेम फॉर x पे पावर 1/4 और x पे पावर 1/6, तो क्या बोलते हैं? इवन रूट। तो किसी भी नंबर का इवन रूट अगर हो तो उस केस में क्या करना है? तो पहला बात, स्क्वायर रूट में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी हो सकता है। जैसे ही y बराबर रूट x लिखा हुआ है, अपने आप आपको समझ में आ जाना चाहिए x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइन होता है, निगेटिव नंबर का 1/4 पावर 1/6 पावर कुछ भी डिफाइन नहीं है, मतलब निगेटिव नंबर का इवन रूट डिफाइन नहीं है। अब देखो जब x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट में पॉजिटिव होगा, तो मतलब रूट x या इसी को y बोल दो, दोनों तो बराबर है, ये भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो पहला डोमेन सिक्योर, ठीक है। दूसरा, log x, या ऐसा कर दो, x छोड़ दो, log n कुछ भी हो सकता है, बेस a, ठीक है, y बराबर। तो इस केस में क्या होगा जरा हम लोग समझते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, इसको पढ़ते हैं log n टू द बेस a। इसमें जो n होता है बाबू हमेशा ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ इक्वल लगा हुआ है, यहाँ इक्वल नहीं लगा है, मतलब यहाँ 0 हो सकता है, यहाँ 0 नहीं हो सकता है। n लिखो या 1 लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, उससे दिक्कत नहीं है। तो log n, तो n कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, n कभी भी 0 नहीं हो सकता है, मतलब निगेटिव नंबर और 0 का लॉगरिथम डिफाइन नहीं है। अब बेस के बारे में क्या ख्याल है? तो बेस भी आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, एंड बेस में और कंडीशन, बेस कभी आपका 1 नहीं होना चाहिए। तो देखो जो बेस है पॉजिटिव और 1 नहीं होना चाहिए, तो बेस का दो केस बन जाएगा,
बेस लेस देन 1 मतलब 0 से 1 के बीच में, या बेस ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लोगरिथमिक फंक्शन का डोमेन टेस्ट कर लीजिए हम। तीसरा, मान लो y इक्वल टू 1/x है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए नीचे वाला कभी जीरो नहीं होता है, डिनोमिनेटर कांट भी जीरो, इसको स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो। तो x का मतलब नहीं है, यहाँ प्लस माइनस कटल है, यहाँ प्लस माइनस कटल जीरो नहीं होना चाहिए, तो मतलब डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कांट बी जीरो। ठीक है, चौथा लिख लेते हैं, अगर ध्यान दो, होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स स्क्वायर ऑब्लिक एक्स फोर ऑब्लिक एक्स सिक्स है, तो एक्स स्क्वायर ऑब्लिक एक्स फोर ऑब्लिक मतलब इवन पावर जो होगा उसका वैल्यू रहा तो पॉजिटिव कम से कम जीरो, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इस तरह से चलता जाएगा। तो इवन पावर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है, जीरो या उससे बड़ा होता है। चलो एक 5 नंबर यहाँ और लिख लेते हैं। अब देखो, एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू a टू द पावर x। तो देखो जरा ध्यान से, इसमें a को बेस बोलते हैं, x को इंडेक्स या पावर बोलते हैं। तो बेस और पावर क्या क्या हो सकता है, तो पावर तो कुछ भी हो सकता है, पावर r मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, पावर कुछ भी लिया जा सकता है, पावर कुछ भी लिया जा सकता है, बट जो बेस है हमारा, सेम कंडीशन यहाँ वाला आ जाएगा, बेस हमारा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बेस हमारा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बेस हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बेस क्यों हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख लो, मान लो यहाँ पे साइड में देख लेते हैं, मान लो लेटर से हम इसको मिटा देंगे बाद में, मान लो बेस आपने a बराबर कुछ निगेटिव आपने ले लिया, तो जीरो तो लेने का मतलब नहीं है, जीरो पे पावर को फिर जाएगा, तो बेस पॉजिटिव चाहिए। मान लो बेस आपने -1 ले लिया, अब मान लो x को आप रियल नंबर में कुछ भी ले सकते हो, x का वैल्यू हाफ ले लेते हैं, तो y बराबर क्या बन जाएगा यहाँ, -1 पे पावर हाफ, मतलब रूट अंडर -1। देख रहे हो, रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसीलिए बेस हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव बेस होना चाहिए, बेस हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में दो केस बनेगा, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1। अब देखो, बेस 1 करके कोई फायदा है नहीं, 1 से तो कुछ भी पावर 1, वो तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, वो तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, तो कहने के लिए a1 हो भी सकता है, लेकिन फायदेमंद नहीं है, बेस 1 कर दोगे, पावर कुछ भी डालो 1 ही रह जाएगा वैल्यू, कि y बराबर 1 हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन, इसलिए बेस 1 भी नहीं रखेंगे, बेस 1 भी नहीं रखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इधर मिटाते हैं हम लोग, ये 5 डोमेन के लिख लो, यहाँ पे एक और बात लिख लो साइड में, ये जो y का वैल्यू है, मतलब a टू द पावर x का वैल्यू, a टू द पावर x का वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे लिखे दिखेगा क्या, यहाँ पे लिख देते हैं a टू द पावर x मतलब y हमेशा पॉजिटिव होता है, जीरो भी नहीं हो सकता, a टू द पावर x मतलब ये जो पूरा वैल्यू आएगा, कुछ बेस रखोगे उस पर कुछ पावर डालोगे, उसको सॉल्व करोगे, वो हमेशा आपका पॉजिटिव ही रहता है, हमेशा आपका पॉजिटिव ही रहेगा, ना जीरो, जीरो नहीं हो सकता, निगेटिव होने का तो बात ही। तो इतना आप लोग लिख लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखो, अभी डोमेन टेस्ट और 4-5 और दिखाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी दिखाना है, बहुत ट्रिग्नोमेट्री का दिखाना है, तो वो लिखवा देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डोमेन से शुरू करेंगे क्वेश्चन बनाना। चलो आज के लिए इतना ही काफी है।